देखो अपन बात कर रहे थे लिम्फोसाइट्स की। ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है ये आपका अक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, जो आपको प्रोवाइड करता है स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन एंड मेमोरी। ठीक है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है ये आपका हेरिडेटरी है, मतलब ये पहले से ही आपके बॉडी में डेवलप हुआ है। ठीक है। ये इनहेरिटेंस शो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। तो ये आपका क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। हाँ दीपाली बोलो। तो हम आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। जी सर। दीपाली आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। हाँ बोलो। सर हमको ये इतना मैसेज करो ग्रुप के ऊपर। हाँ तो ये स्टार्टिंग का जो स्लाइड है इसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जो आपके डब्ल्यू होते हैं इसमें अलग अलग टाइप्स है। ठीक है। और हर एक जो आपके सेल रहेंगे आपके डब्ल्यू के, इसके परसेंटेज वैरी करते हैं ब्लड में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है आपके न्यूट्रोफाइल का, उसके बाद में लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, यूसिनोफाइल एंड बेसोफिल। ठीक है। तो बेसोफिल का परसेंटेज कम है क्योंकि वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व है। इओसिनोफाइल जो है इसका भी परसेंटेज आपका कम ही है। ठीक है। क्योंकि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो जितने भी अपन ने सेल्स लिखे हैं तो हर एक सेल का जो फंक्शन होता है, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें अपन ने बोला था कि हमारे इम्यूनिटी में डब्ल्यू का सबसे ज़्यादा रोल होता है। ठीक है। तो डब्ल्यू जो है ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, आपके इम्यूनिटी के लिए। तो उसमें भी आपका जो लिम्फोसाइट रहेगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिम्फोसाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, बाकी के सेल इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है या फिर कम इम्पोर्टेंट ऐसे क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि बाकी के जो सेल्स होते हैं ये आपके इनेट इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। बट अक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी की जब अपन बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए लिम्फोसाइट्स। तो इसलिए लिम्फोसाइट्स आर द सेंट्रल सेल ऑफ इम्यून सिस्टम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट जो है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या,
तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होता है आपका इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है ये हेरिडेटरी होता है, मतलब बाय बर्थ वो जेनेटिक है आपका, मतलब सभी के पास में अगर इनेट इम्यूनिटी के लिए अगर जीन है तो उनको कोई भी एंटीजन को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए उसके साथ में आपको इंटरेक्ट करने की या पहचान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर उसके साथ में पहले अगर आपका इंटरेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इनेट इम्यूनिटी को अपन ने क्या बोला कि ये आपका जेनेटिक है, ये इनहेरिटेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपका जेनेटिक है या इनहेरिटेंस शो कर रहा है तो सभी के पास में ये इम्यूनिटी आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या? नॉन स्पेसिफिक मतलब ये कोई भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो सबसे पहले जो भी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल आपके होस्ट सिस्टम में एंटर करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करता है आपका इनेट इम्यून सिस्टम, ठीक है। बट अगर कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट में या फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में अगर आपको क्या करना है, एंटीबॉडीज बनानी है, उसके अगेंस्ट में आपको मेमोरी डेवलप करना है ताकि वो आपको फ्यूचर में इन्फेक्ट ना करे, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, कि कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास में पहले से ही रेजिस्टेंस नहीं होता। तो कोई भी एंटीजन जब हमारे बॉडी में सबसे पहले एंटर करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में उसके अगेंस्ट में अपन इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। इम्यूनिटी अगर आपने डेवलप की तो अपन क्या बोलते हैं कि वो हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट करने के बाद में इम्यूनिटी डेवलप हुई, इसलिए हम उसको बोलते हैं अक्वायर्ड, एडेप्टिव। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम उसके साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं तब अपन इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इनेट का मतलब होता है नॉन अक्वायर्ड, मतलब आप इंटरैक्ट करने के बाद में इम्यूनिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं, वो पहले से आपके पास में होती है। तो ये जेनेटिक इम्यूनिटी है, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का अगर एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो उसको अपन रिकॉग्नाइज करके रिमूव कर देते, तो उसको बोला जाता है इनेट, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, जेनेटिक होता है, उसके बाद ये मेमोरी डेवलप नहीं करता, ठीक है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी की अगर अपन बात करते तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये आपकी स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब क्या? तो जैसे अपन बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट की कि ये आपके अक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हर एक आपका जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, जो भी आपके लिम्फोसाइट की अपन बात करेंगे, तो ये लिम्फोसाइट जो होते हैं ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में ही बाइंड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में ये लिम्फोसाइट है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका ये रिसेप्टर है, तो अगर इसके ऊपर ये रिसेप्टर है तो ये इसी टाइप के एंटीजन के साथ में बाइंड करेगा, ये आपका ये वाले एंटीजन के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये आपका स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है क्या। तो ये एंटीजन जो है ये यहाँ पे आपका बाइंडिंग नहीं कर सकता, तो ये एंटीजन आपका बाइंडिंग कर रहा है, तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिसिटी। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, तो हर एक लिम्फोसाइट स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में ही आपका काम करता है, ठीक है क्या।
तो ये हो गया आपका स्पेसिफिसिटी। दूसरी बात है डाइवर्सिटी की। दूसरी अपन बात किसकी कर रहे हैं? डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब आपके बॉडी में किसी भी टाइप का एंटीजन आए तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमारे पास में जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये किसी भी टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको प्रोसेस करके उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। उसको बुलाया था डाइवर्सिटी। उसके बाद में नेक्स्ट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब क्या? तो ये स्पेसिफिकली आपके नॉन सेल्फ एंटीजन को ही बाइंड करते हैं। ये कभी भी आपके सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल इनके ऐसा हो जाता है कि आपके लिम्फोसाइट्स सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंड हो रहे हैं तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में ही आप एंटीबॉडी बना रहे। तो अलग अलग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करते हैं अपन? इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में आपका लिम्फोसाइट अगर बाइंड हो जाता है तो हम अपने एंटीजन के अगेंस्ट में सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ऐसा अगर होता है तो कंडीशन को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसलिए आपका जो लिम्फोसाइट है इसको हम ऐसा ट्रेन करते हैं, इसका जब मैचुरेशन होता है तो इसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है और कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो कोई भी इम्यूनिटी का सेल जब आपके ब्लड में एंटर करता है तो ब्लड में एंटर करने के पहले ही उसको अपन पहले ट्रेनिंग देते। किसका? सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर हमारे लिम्फोसाइट्स ने कोई भी एंटीजन को अगर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया है तो उसके अगेंस्ट में वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा और इम्यूनिटी डेवलप करने के बाद उसके पास में मेमोरी होती है फॉर दैट एंटीजन। अगर फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन का अगर इन्फेक्शन होता है आपके बॉडी में या सेम एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो इम्यूनिटी के सेल्स जो है उसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास में मेमोरी है उस एंटीजन के अगेंस्ट में। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के यही प्रॉपर्टीज होते हैं: स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन एंड मेमोरी। ठीक है। जो प्रोवाइड कौन करता है? आपका अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेन कंपोनेंट क्या है? आपका लिम्फोसाइट्स। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी के सेल्स जो है ये इम्यूनिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। अदर लिपोसाइट्स also involved in the immunity. And they provide
दे प्रोवाइड एंटीजन रिकॉग्निशन, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी। तो आपके जो बाकी के WBC है वो एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसको प्रेजेंट भी करते हैं। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और उसके बाद में प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो भी क्या कर सकते हैं, आपके फॉरेन एंटीजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन अपन यहाँ पे एक एक सेल को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो आपका जो लिम्फोसाइट होता है इसकी अगर अपन बात करते तो लिम्फोसाइट सेल जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेव सेल, तो ये आपका नेव सेल है। नेव सेल का मतलब न्यू, जिसका किसी के साथ में भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई भी एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो नेव लिम्फोसाइट जो होता है इसका साइज 8 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो नेव सेल जो है इसका साइज आपका 6 to 8 माइक्रोमीटर तक रहेगा। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे आप तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या कि आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये पुअरली डेवलप होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अगर इन्वॉल्वमेंट प्रोटीन सिंथेसिस में है तो जब भी आपका नया सेल बनता है, फर्स्ट टाइम जब वो आपका मैच्योर होकर ब्लड में आता है, तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स उतना डेवलप नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रोटीन बनाने की अभी भी जरूरत नहीं है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये पुअरली डेवलप है, इसका नंबर बहुत कम है, ठीक है। नेव सेल जो है ये आपका होता है G0 फेज में, और जब ये आपका एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो एंटीजन इसके लिए सिग्नल हो गया। तो हमारे लिए सेल साइकिल को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और वो सिग्नल जो है उसमें से एक सिग्नल है आपका एंटीजन। तो जो भी इम्यूनिटी के सेल है तो उसके लिए सिग्नल का काम करता है एंटीजन। अब एंटीजन अगर आपके रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा तो बाइंडिंग करने के बाद ये G0 फेज वाले सेल को एक्टिवेट करता है और सेल को भेज देता है कौन से फेज में, G1 फेज में। आपका सेल अगर G1 फेज में एंटर करता है तो G1 से वो एंटर करेगा कहां पे, आपके S फेज में। S फेज जो है इसमें सेल का साइज बढ़ जाता है। तो S फेज में
सेल का साइज 15 माइक्रोमीटर तक हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, नंबर इसका बढ़ जाता है, क्योंकि अभी आपको प्रोटीन्स बनाने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जब G1 फेज में आपका सेल एंटर करता है तो जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और अपन प्रिपरेशन करते हैं किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। एस फेज में एंटर करने के बाद हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे और G2 में एंटर करने के बाद हम बाकी के जो जीन्स होते हैं जिसका हमें रिक्वायरमेंट होता है फॉर द एम फेज, उसका एक्सप्रेशन अपन स्टार्ट कर देंगे। तो जब सेल आपका G1 से एस फेज में या G2 फेज में एंटर करता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ गया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बढ़ गया है, बाकी के जो ऑर्गेनेल्स है फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, उनका भी नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा ऑर्गेनल कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाता है तो सेल को बोला जाता है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट का मतलब होता है कि वो सेल का एक्टिवेशन हो चुका है, वो सेल का आपका साइज बढ़ चुका है। तो लिम्फोब्लास्ट बनने के बाद सेल जो है ये आपका S2 G2 G2 to M और M में आपका फिर डिवीजन होने के बाद में सेल जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है। कुछ सेल जो है इसको कंटिन्यूअस अगर सिग्नल मिलता है तो फिर से ये आपका M के बाद में जब अपन साइटोकाइनेसिस करते तो सेल डिवीजन करने के बाद में आपका फिर से सेल कौन से फेज में एंटर कर जाएगा, G1 में ये अपन ने पढ़ा है। तो G0 फेज में जब सेल होता है तो वो एंटर करता है किसमें, G1 में। तो इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन आपका जो न्यू सेल है वो एंटर करेगा कहां पे, आपके G1 फेज में। G1 फेज से एंटर करेगा S में रेप्लिकेशन करेंगे, G2 जो है इसमें जीन एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद भेजेंगे M फेज में, और M फेज जो है इसके बाद होगा सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन होने के बाद सेल एक तो G1 में एंटर करेगा या फिर अगर सिग्नल आपके पास में नहीं है तो वापस वो आपका एंटर कर जाएगा किसमें, G0। तो साइकिल आपकी रिपीट हो जाती है, या फिर सेल आपका एंटर करता है G0 में। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जिनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण जीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और वो सेल जो है वो सेल को हम बोलते हैं इफेक्टर सेल। तो सेल में यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन दो टाइप के सेल में हो गया, एक मेमोरी सेल में और दूसरा है आपका इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल को अगर आप देखोगे तो एज कंपेयर विथ G0 एंड S फेज सेल, यहाँ पे इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ा है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तो जो भी बी सेल्स है आपके वो एक्टिवेट होने के बाद में क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। और एंटीबॉडी क्या है, आपका प्रोटीन है। प्रोटीन को अगर सेल के बाहर सिक्रेट करना है तो उसको आपको कहाँ पे सिंथेसिस करना पड़ेगा, सिक्रेटरी पाथवे। और सिक्रेटरी पाथवे कहाँ पे आपका कैरिड आउट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसलिए जब हम सेल का एक्टिवेशन करते तो ऑर्गेनल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ाते जाते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ तक। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके, ये लिम्फोसाइट्स इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन आपके एक्टिवेट होते हैं, उनका सेल साइकिल एक्टिवेट होता है। तो नेव सेल से लिम्फोब्लास्ट बनता है, और लिम्फोब्लास्ट अगर आपका डिवाइड होता है तो सेल का डिफरेंशिएशन होता है दो टाइप के सेल में, एक मेमोरी सेल में जो G0 फेज में रहेगा, और दूसरा होता है इफेक्टर सेल जो कंटिन्यूसली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो
दोनों भी सेल जो है ये आपके G0 फेज में ही होते हैं, मतलब इसका फर्दर अपन अभी क्या नहीं कर सकते, सेल साइकिल स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सेल जो है ये फिर से आपका एंटर करेगा कहाँ पे, आपके G1 फेज में। कब? फ्यूचर में, जब भी आपका इंटरेक्शन किसके साथ में होगा, एंटीजन के साथ में। तो इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन अगेन ये जो आपका मेमोरी सेल है ये एंटर करेगा कौन से फेज में, आपके G1 फेज में, और उसके बाद फिर से आपका सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है? हाँ सर, मेमोरी सेल मेमोरी सेल बता। हाँ सर। मेमोरी सेल का मतलब वो होता है कि जिसके पास में पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिसिटी आ चुकी है। ठीक है, जैसे आपके पास में ये एंटीजन है, ठीक है, ये 4 टाइप के एंटीजन है, और 4 टाइप के जो एंटीजन रहेंगे आपके ये अलग अलग सेल के साथ में बाइंड होते हैं। जैसे आपने बोला था कि लिम्फोसाइट जो है ये स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। जिस लिम्फोसाइट के ऊपर या जिस बी सेल की अपन बात कर रहे हैं, जो आपका एक क्या है, लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट जो है ये कभी भी आपके एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट नहीं किया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नेव सेल। नेव सेल कहां से आया है? तो नेव सेल आया है आपके बोन मैरो से। बोन मैरो में आपने हिमेटोपोइसिस किया, बराबर। हिमेटोपोइसिस में आपके नंबर ऑफ सेल्स जनरेट होते हैं, उसमें से एक बी लिम्फोसाइट है। इसको आपने बोन मैरो से भेज दिया कहाँ पे, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में भेजने के बाद आपका जो बी लिम्फोसाइट है या बी सेल है ये अलग अलग एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे ये इसके ऊपर जो रिसेप्टर है ये इस टाइप के एंटीजन के लिए, आपके पास में दूसरा भी बी सेल होगा जिसके ऊपर रिसेप्टर होगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये बी सेल जो है ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो आपके पास में बाकी के जो 2 एंटीजन है उसके लिए भी क्या रहेंगे, अलग बी सेल्स रहेंगे। तो सिंगल टाइप का जो बी सेल है आपका, ये सिमिलर टाइप के एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करता है। सिमिलर टाइप के एंटीजन का बोलने का मतलब क्या है कि ये अपन फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, देखो। ये डायग्रामेटिकली अपन बता रहे हैं, ठीक है। एंटीजन ऐसा होता नहीं, वो अलग अलग कन्फर्मेशन में होता है, वो आपका प्रोटीन भी हो सकता है, बाकी अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं। बट ये सबका शेप अगर आप देखोगे तो सबका शेप कैसे दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, बराबर। तो ये आपके इस रिसेप्टर के साथ में स्पेसिफिकली बाइंड कर सकता है। अब आपका बी सेल अगर बाइंड हो गया किसके साथ, आपके एंटीजन के साथ, तो बी सेल आपके एंटीजन के साथ में जब बाइंडिंग करता है तो बाइंडिंग करने के बाद इसका एक्टिवेशन होगा। तो हमारे पास में सबसे पहले सेल होता है G0 फेज में।
G0 फेज मतलब आपका रेस्टिंग स्टेज, जिसको अपने क्वेश्चन फेज बोला था। ब्लड में ये घूम रहा है बट इसका अभी तक किसी के साथ में भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही इसका इंटरेक्शन एंटीजन के साथ में होता है, मतलब ये एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करता है, तो सिग्नलिंग जाएगी क्योंकि रिसेप्टर है, सिग्नलिंग होगी और उसके बाद में ये G1 फेज में एंटर करेगा। G1 टू एंटर करेगा किसमें? एस फेज में। एस फेज में अपन क्या करेंगे? रेप्लिकेशन करेंगे। सेल एक्टिवेट हो गया है तो आपको सेल साइकिल को आपने स्टार्ट कर दिया। सेल डिवीजन के लिए अपन ने रेप्लिकेशन करना स्टार्ट किया तो आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। रेप्लिकेशन के बाद हम एंटर करते G2 फेज, जो गैप 2 फेज होता है, जहां पे अलग अलग जीन जो है इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जीन कौन से हैं? तो इसमें जीन्स आपके माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स वाले होंगे। इसमें जीन्स आपके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन है उसके वाले होंगे। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस के जीन होंगे। तो जो भी जीन्स यहाँ पे आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसके वजह से आपके अलग अलग प्रोटीन्स बन रहे हैं। और ये प्रोटीन्स जो है ये अलग अलग फंक्शन के लिए अपन यूज करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स आपका एम फेज के लिए यूज कर रहे हैं अपन, जैसे अपन ने सेल साइकिल में पढ़ा। कुछ प्रोटीन जो है ये अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं? तो ऑर्गेनल डेवलपमेंट के लिए या ऑर्गेनल रेप्लिकेशन के लिए। कुछ प्रोटीन्स जो है ये अपन किसके लिए यूज करते? रिपेयर के लिए, या फिर जिसको बोला जाता है चेक पॉइंट, बराबर। तो अलग अलग फंक्शन रहेंगे प्रोटीन के, उसमें से आपका ऑर्गेनल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोटीन्स रहेंगे, बराबर। इस केस में होता क्या है कि आपका जो सेल है इसमें एस फेज में कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं और कुछ आपके एक्सप्रेस होते हैं कहाँ पे? G2 में। जैसे एस फेज में अपन ने बोला है हिस्टोन सिंथेसिस होता है ना। तो सेल का साइज जो है ये बढ़ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे लिम्फोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब ये सेल पर्टिकुलर फेट के लिए डिटरमाइंड हो चुका है, मतलब वो अभी पर्टिकुलर सेल में क्या होगा? उसका कन्वर्शन होगा। इसको ब्लास्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है और इसका साइज भी बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका साइज 15 माइक्रोमीटर तक हो गया है। पहले कितना था? तो पहले आपका 6 to 8 माइक्रोमीटर था, बराबर। अब ये लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा? G2 फेज में इसने एंटर करने के बाद G2 टू ये एंटर करेगा आपके M फेज में। M फेज में क्या होगा? सेल डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल बनेंगे। 2 में से एक सेल जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल जो है जिसके पास में स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिसिटी होती है। तो जैसे अपन बोलते कि एक सेल आपका डिवाइड होने के बाद इससे 2 सेल बनते हैं और दोनों सेल जो है ये आपके पहले G1 फेज में एंटर करते हैं। अगर सिग्नल आपका अब्सेंट है तो फिर एंटर करेंगे कौन से फेज में? G0 फेज में, ठीक है। तो सेल जो है आपका ये पहले G1 में एंटर करता है और G1 में एंटर करने के बाद ये आपका एंटर करेगा कौन से फेज में? G0। तो अभी मान के चलो कि हमारे पास में सिग्नल नहीं है तो ये एंट्री करेगा कहाँ पे? G0 फेज। G0 फेज में आपके पास 2 टाइप के सेल है। एक जिसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, बराबर। मतलब ये बनाएगा एंटीबॉडी को।
अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन जिसको उसने रिकॉग्नाइज किया। तो प्रेजेंट के काम में कौन सा है आपका, ये इफेक्टर सेल। तो इफेक्टर सेल आपके काम का है प्रेजेंट कंडीशन के लिए, जितने भी आपके बॉडी में प्रेजेंट कंडीशन में एंटीजन एंटर किए हैं उसको भी आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहां पे इफेक्टर सेल को यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल जो है ये आपके मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपको काम में कब आएंगे, फ्यूचर में, जब आपका इंटरेक्शन सेम एंटीजन के साथ में होगा तो ये सेल्स आपके डायरेक्टली एक्टिवेट होंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है मेमोरी सेल। ठीक है क्या यहां तक अभी? हाँ सर। ये सेशन खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है।